तबीयत बहुत ख़राब है, तुम तीनों बहन भाई फ़ौरन ही घर आ जाओ। और जब हम तीनों बहन भाई घर जाते हैं तो ये आगे से जैसे ही हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो एक गन लहराता हुआ आता है और कहता है कि मैंने तुम्हारी बहन को कत्ल कर दिया। कि बहन सोबिया को कत्ल करने की वजह क्या? की नज़र हमारे घर पे है। अगर आप 302 के दरिंदे को नहीं पकड़ सकते तो सर आप फिर आइए इन गरीबों को पकड़ लीजिए, इनको जेल में डाल दीजिए ताकि इन पर दोबारा जुल्म ना हो। क्या आप कुछ कहना चाहोगे? जी, हमारी हुकूमत से जो है ना अपील है कि बस उस कातिल को पकड़ा जाए ताकि वो दोबारा जो है ना ऐसा ना करे, और वो धमकियाँ और डरा रहा है। अस्सलामुअलैकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। प्यार प्यार करते हो, जुल्म की इंतहा भी तुम करते हो। क्या दिया इस मुआशरे ने सवाए जुल्म के? सोबिया नामी लड़की की 11 साल पहले शादी होती है। शादी नाकाम साबित होती है। उस शख्स की पहले भी शादी हुई होती है, जबकि उस शख्स ने पहले बताया नहीं होता कि मैं शादीशुदा हूँ। एक बच्ची पैदा करता है और वो शख्स रोज़ घर आता है तो झगड़ता है, मारता है, तशद्दुद करता है सोबिया पे। सोबिया घर आकर बताती है, लेकिन माँ कहती है कि सोबिया सब्र कर लो। सब्र की इंतहा कर देती है सोबिया। एक दिन ऐसा आता है कि सोबिया को उसका शौहर कत्ल कर देता है, उसके बच्चों के सामने ही। वो शख्स इनको कॉल करता है और इनको कहता है कि तुम्हारी बहन की तबीयत ख़राब है, अपनी बहन का पता करने के लिए घर पहुंच जाओ। जब ये पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं, इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। आपके बहनोई ने क्यों कत्ल किया आपकी बहन को? ये पता नहीं, क्योंकि वो बहुत ही जालिम किस्म का इंसान था और कत्ल करके वो कह रहा है कि तुम्हारी बहन की तबीयत बहुत ख़राब है, तुम तीनों बहन भाई फ़ौरन ही घर आ जाओ। और जब हम तीनों बहन भाई घर जाते हैं तो ये आगे से जैसे ही हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो एक गन लहराता हुआ आता है और कहता है कि मैंने तुम्हारी बहन को कत्ल कर दिया है, मैं तुम्हें भी जान से मार दूंगा। इस दरिंदे का नाम क्या है? इस दरिंदे का नाम है सरफराज अहमद। अच्छा, सरफराज काम क्या करता है? सरफराज ये काम ये करता था कि इसने घर बनाया हुआ था और कबूतर रखे हुए थे, नीचे से किराया खाता था। कबूतरबाजी करता था? जी, कबूतरबाजी करता था और एक नंबर का ये गंदा शख्स है। इसकी पहले भी शादी हुई थी जिसका हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, और पहले भी इसके बच्चे हैं। जो पहले बच्चे हैं वो भी इससे बहुत डरते हैं और ये जानवर जैसा सलूक करता था, तशद्दुद करता था, बच्चों पे मारता था, जिसके जुल्म की वजह से बच्चे भी अब इदारे में हैं। और हमारी भी 2 भांजियाँ हैं जिसकी वजह से हमने उनसे इदारे में रखा है, क्योंकि हमें इस गंदे आदमी से डर है। ये आपकी बहन सोबिया को कत्ल करने की वजह क्या बनी थी? ये बस कत्ल इसने इसीलिए किया क्योंकि हम लोग सीधे साधे छोटे छोटे थे, इसकी नज़र हमारे घर पे है। अच्छा। ये बात पहले भी लड़ता था और कहता था कि मेरा हिस्सा दो, अपना हिस्सा लो तुम भाइयों से, और वो भी घर मेरे नाम करो या उन्हें इनका हिस्सा दो। लालची था? लालची था, एक किस्म का ये लालची शख्स था। बाज़ वक़ात घर में भी ऐसी बातचीत करता था जिसकी वजह से हमें बर्दाश्त करनी पड़ती थी, क्योंकि माँ बाप सर पे नहीं थे और हमारी बहन का घर था, जिसकी वजह से हम बर्दाश्त करते थे। ये एक किस्म का लालची शख्स है। इस बंदे ने हमारी अम्मी की इंश्योरेंस हुई, ये वो भी फ़ाइल धोखे से ले गया कि कहता है कि मैं आपको पैसे निकलवा के दूंगा। मेरी अम्मी की इंश्योरेंस है 20 साल की, जिसमें से आधे 12 साल हो गए हैं, वो भी इस बंदे के पास है। इस बंदे ने बहुत जलील हमें किया, हम सिर्फ़ अपनी बहन की वजह से बर्दाश्त करते थे, जो इस दुनिया से चली गई। और अब हम पूरी कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह हम अपनी बहन का इंसाफ ले। सोबिया दुनिया से चली जाती है तो उसके बाद क्या होता है वो भी ज़रा सुन लीजिए। ये जो कागजात आप देख रहे हैं, ये मैं किसी रद्दी के कागजात नहीं पकड़ के लाया, बल्कि ये वो FIR हैं, वो एप्लीकेशंस हैं जो थाने में दी जाती हैं सरफराज के ख़िलाफ़। 302 के जुर्म में उस शख्स को आज जेल में होना चाहिए था, लेकिन आज भी वो शख्स, वो दरिंदा नुमा शख्स आज़ाद फिर रहा है, जबकि उसकी बेल भी कैंसिल हो चुकी है। इस बारे में भी इनसे जानते हैं, लेकिन पुलिस के बारे में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आपने जो करना था कर लिया। कहीं ऐसा ना हो इस आवाम का ज़मीर जाग जाए और फिर जो आपके साथ हो आप सोच भी ना पाएँ। इस कौम पे रहम कीजिए। आप पढ़े लिखे अनपढ़ जाहिलों को बड़ी बड़ी सीटों पे बिठा देते हैं सिर्फ इस कौम पर जुल्म करने के लिए। आपके किसी अहलकार को पकड़कर कोई मीडिया पर्सन आपसे एक सवाल कर ले तो आप उसको थाने तक लेकर जाते हैं सिर्फ इस वजह से कि उसके साथ बदतमीजी होती है। इनका क्या कसूर था? इनकी बहन को मार दिया गया जान से, और उस बेटी का, उस बहन का, उस बहू का
क्या कसूर था? सिर्फ ये कसूर था कि उसने बच्ची पैदा की? सिर्फ ये कसूर था कि वो अपने खावंद की मार पीट का निशाना खामोशी के साथ बनती रही? ये जुल्म नहीं तो जुल्म की और भी मिसालें हमें दे दीजिए। अच्छा बताइएगा मुझे कि आपने बहुत सी एप्लीकेशंस दी, एफआईआर भी दी, बहुत से थानों में चक्कर लगाए, क्या एक्शन हुआ अभी तक? कुछ भी एक्शन नहीं हुआ। इस मामले को मुझे कितना अरसा हो चुका है? इस मामले को 1 साल 8 माह हो गए हैं। 24 जून 2021 को ये मर्डर हुआ था। इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा है? इन्वेस्टिगेशन रफ़ी साहब कर रहे हैं, जो थाना चूंग में होते हैं। आप मर चुके हैं रफी साहब? नहीं, अभी भी ज़िंदा है, मेरी उनसे बातचीत होती है। बहरहाल मैं जहाँ तक मैं जा सका मैं गया हूँ। मैं सीसीपी भी गया था। सीसीपीओ साहब के ऑफिस गए थे आप? बिल्कुल गया था। वहाँ पे एसएसपी मुबशर साहब थे। उन्होंने मेरे सामने दरख्वास्त मार्क की थी कि इनके खिलाफ रिएक्शन किया जाए। बहरहाल चुंग वालों ने कुछ भी नहीं किया। फिर क्या मैं वजह बनी, क्यों नहीं हुआ? बस जब भी जाओ यही, मैं अक्सर जब भी फ़ोन करता हूँ बस लगे हुए हैं पीछे। जैसे कोई कामयाबी मिलती है हम आपको ज़रूर बताएंगे। हत्ता कि ये जो कातिल की वालदा हैं ये कातिल की कामयाबी ये समझते हैं, यानी कि पुलिस ये कामयाबी समझती है कि कातिल आकर आपको कत्ल करे, फिर आप समझेंगे कि हमें कामयाबी मिल गई। कब आप उस शख्स को गिरफ्तार करेंगे? और ये जो कातिल की माँ है ये जगह जगह हमारे खिलाफ दरख्वास्तें दे रही किस है बुनियाद पे? कि इन्होंने मेरी पोती गवाह की, जिसका हमें इल्म ही नहीं है। हत्ता कि इनके जो अपने बच्चे हैं वो भी इनसे नफ़रत करते हैं। ये बच्चों पे तशद्दुद करते थे, भूखा प्यासा रखते थे। बच्चे इस वक्त दायरे पे अपनी रजामंदी के साथ गए हैं। बच्चे चाइल्ड प्रोटेक्शन अदारे में हैं? जी बिल्कुल। और ये पुलिस वालों को जो चूंग थाना है वहाँ पे बच्चों ने बयान भी दिया है। हम पे किसी चीज़ का दबाव नहीं है। जो इस शख्स के पहले बच्चे थे, इस शख्स की तरफ से कोई धमकियाँ आई हैं आपको? जी बिल्कुल आई हैं। इस शख्स की तरफ से यही धमकी आई हैं कि आप रजीनामा कर लो, आप कुछ भी नहीं हमारा कर सकते। अच्छा। बिल्कुल। फिर मैंने किला गुजर सिंह भी दरख्वास्त दी, वहाँ पे भी दरख्वास्त मार्क हुई, तो फिर भी कुछ भी नहीं किया अभी तक। सीसीपीओ साहब से दोबारा राब्ता हुआ आपका? जी बिल्कुल मेरा क्या राब्ता। कहते हैं अब वो जनाब? अब वो यही कहते हैं कि आप वहाँ जाओ। जब भी मैं चूंग थाने में जाता हूँ तो बैठ के आ जाता हूँ। मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ, इंतहाई गरीब हूँ, सर पे माँ बाप भी नहीं है और बड़ा भी सर साथ कोई भी नहीं है। फैक्ट्री में काम करता हूँ, 4 दिन काम करता हूँ, फिर छुट्टी करता हूँ। फिर फैक्ट्री से भी कई दफ़ा मुझे जॉब चेंज करनी पड़ी क्योंकि वो ज़्यादा छुट्टी नहीं देते। सीसीपीओ साहब, अगर आप भी इस तरह से मेहनत मजदूरी करते होते और आपकी बहन को कत्ल कर दिया जाता, क्या आप भी इसी तरह खामोश बैठे रहते ये कागजात हाथ में थमाकर? कुछ शर्म कर लीजिए, कभी गरीब का भी सोच लीजिए। आपको गरीबों की हिफाजत के लिए भेजा जाता है इन अदारों में। आप मुहाफिज हैं इस कौम के। आप हमारे टैक्स पर ये बड़े बड़े पेड़ लेकर चेयर्स पर बैठते हैं। आपको ये स्टार्स दिए जाते हैं जो आपके कंधों पर लगे होते हैं। आपने सितारे नहीं बनना होता, आपने इस मजलूम कौम की हिफाजत के लिए चेयर्स पर बैठते हैं। बेटा आप बताओ कि आपकी बहन पर तशद्दुद किया जाता था तो आपकी बहन आपको घर आकर बताया करती थी? जी कई दिन वो नाराज़ होके आती थी, मारता था, इतना खून खराबा करता था, तो फिर आके पाँव पकड़ता था। कभी क्या कि हमने नहीं बहन को भेजा। क्या करता था? पता नहीं, ये नहीं पता, लेकिन बहुत गाली गलौज बच्चों को मारता था। बहन कहती थी छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम तशद्दुद मत करो। कहता था कि मेरे बच्चे हैं ना, तुम पीछे हटो। जी, तो वो आती थी, फ़ोन पे भी भाइयों से खुल के बात नहीं करती थी। कहता था भाइयों को बताओगी, भाइयों तुम्हारे जो खींचेंगे, मैं उन पे मंशियात का पर्चा करूँगा। मेरे बहुत गुंडे दोस्त हैं, पूरा कीड़ा बागड़ियाँ जो है सारा मेरा गैंग है, ठीक है ना। मुझे कोई कुछ भी नहीं कह सकता। पुलिस, ये जज वकील मेरी जेबों में है। मेरा ससुराल है, डेली का आना जाना, तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आज अभी तक वो जेल में क्यों नहीं पहुंचा जबकि उसकी जमानत भी खारिज हो चुकी है? बस हम जब भी जाते हैं या अपने आईओ को फ़ोन करो, वो यही कहते हैं कि आपका काम हो जाएगा, जैसी कोई कामयाबी मिलेगी हम आपको इतला देंगे। पर 1 साल आप कभी गई हैं थाने? शुरू में गई। शुरू में गई थी। कैसा बिहेव आपको नजर आया वहाँ पे? वो बस कहते हो जाएंगे, हो नारे लगाते हैं? जी, बैठ के वहाँ पे भी आते रहे हैं, हर जगह जाते हो, कह रहे आप बेफिक्र हो जाए, पकड़ा जाएगा मुलजिम। ये 2 कमरे के मकान में रहने वाले गरीब लोग आपके हाथ में चंद पैसे रख दें ना तो आप लोग सजदे करने पे तुलाते हो। कुछ शर्म करो बेहजाओ, ना अहलो न लायको।
मैं पंजाब पुलिस के उन अहलकारों के बारे में ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं जो जनाब सिर्फ चेयर्स पर आकर रौब जमाते हैं इस कौम पे, जो समझते हैं कि हमें वर्दी मिल गई है तो हम सब कुछ है इस कौम के लिए। इन जैसे नाअहल नालायक लोग अगर अदारे में बैठे रहेंगे तो इस मासूम आवाम को इंसाफ नहीं मिलेगा। अगर आप 302 के दरिंदे को नहीं पकड़ सकते तो सर आप फिर आइए इन गरीबों को पकड़ लीजिए, इनको जेल में डाल दीजिए ताकि इन पर दोबारा जुल्म ना हो। क्या करें हम इस FIR का, क्या करें हम उन एप्लीकेशंस का? सिर्फ घरों में रखने के लिए, फाइल्स बनाने के लिए आप दे देते हैं ये कागजात। ये बेचारे पिछले 1.5 साल से बर्बाद कर रहे हैं, अपनी जिंदगी तबाह कर रहे हैं, जॉब करते हैं, जॉब छोड़कर आपके थानों में आकर चक्कर लगाते हैं और आप जनाब चाय पी रहे होते हैं बैठ के टेबल्स पे। अगर आपको शर्म नहीं है तो बराए मेहरबानी इस कौम के मुहाफिज ना कहलाएं, इस कौम के बड़े दरिंदे कहलाएं। आप प्लीज रहम करें इस कौम पे। आखिर में कुछ कहना चाहोगे आप? बस हमें किसी भी तरह से इंसाफ चाहिए। बेटा आप कुछ कहना चाहोगे? जी, हमारी हुकूमत से जो है ना अपील है कि बस उस कातिल को पकड़ा जाए ताकि वो दोबारा जो है ना ऐसा ना करे। और वो धमकियाँ और डरा रहा है और मेरे 2 यतीम भाई हैं, हमारे सर पे बड़ा कोई नहीं, सिर्फ इंसाफ की अपील है। CCPO साहब आपको अगर थोड़ी सी शर्म आ जाए तो इस बहन के सर पे आके हाथ रख दीजिएगा कि हाँ मैं इंसाफ दिलाऊंगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।